अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं मैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। सर आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आपने हिस्ट्री चूज़ करी और सर्जरी चूज़ करी? हाँ, मैं जब छोटा था तो मेरी जो फैमिली है उनका फैमिली जो बिज़नेस है ना वो डेंटिस्ट्री से रेलेवेंट है। उनकी एक लैब है, मेरे बड़े भाई की लैब थी, वो लैब चलाते थे और डिफरेंट डॉक्टर्स के पास उनके पास ऑर्डर्स आते थे और वो क्राउन्स बनाते थे सारा कुछ ना। तो वहाँ से मुझे डेंटिस्ट्री का आइडिया था कि डेंटिस्ट्री भी कोई फील्ड है। और फिर ये इंस्पिरेशन ऐसे हुई कि वो जब क्राउन्स बनाते थे ना तो मैं उनको देखता था सारा दिन काम करते हुए कि कितनी स्ट्रगल वाला काम है। सारी सारी रात जागते थे, सारी सारी रात, कभी लाइटनेस फ्लिक किया तो वो फिर ज़ीरो से शुरू हो गया। तो जब बन के आता था क्राउन तो वो कहते थे कि ये हम 500 रुपया चार्ज कर रहे हैं डॉक्टर से और डॉक्टर 10,000 का लगाएगा। तो तुमने वो 10,000 वाला डॉक्टर बनना है, तुमने 500 वाला टेक्नीशियन नहीं बनना। तो एक ये इंस्पिरेशन थी। और एक हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स थे, बहुत वेल विशर थे हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हैं। और वो वो डेंटल सर्जन थे, उनको मैं देखता था कि वो भी ऐसे ही जब काम कर रहे होते थे तो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता था उनका काम। कभी मैंने उनके क्लिनिक पे जाना तो स्पेशली कोई सर्जरी हो रही हो नहीं जब देखना, तो ये भी मेरी इंस्पिरेशन थी। तो मैं बहुत अर्ली टाइम से मेरा डिफाइंड था कि मैंने डेंटिस्ट्री में जाना है। तो मेरा ख्याल है 6 7 में था जब से मुझे पता है कि मैं BDS ही करूँगा। तो ये मेरी इंस्पिरेशन थी। सर आप किस तरह के स्टूडेंट थे अपनी स्टूडेंट लाइफ में? हाँ, मैं हमेशा से बैक बेंचर्स में होता था और बहुत शाइनिंग, बहुत ब्राइट स्टूडेंट तो नहीं था, लेकिन ये कि जितना काम मिलता था वो रोज़ करता था। वो मैं अभी भी ऐसा हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल मैं CHP कर रहा हूँ, उसकी असाइनमेंट्स मिलती हैं तो मैं कभी भी उसको लास्ट डे पे लिंगर ऑन नहीं करता। मेरा अगर कोई लेक्चर है, मैंने क्लास लेनी है, तो वो मैं बिफोर हैंड बना के रखता हूँ। तो ये कि मैं बहुत ब्राइट नहीं था, लेकिन इस तरह था कि जितना काम रोज़ का मिला वो रोज़ कर लिया। और इसी तरह कोई टास्क मिला तो उसको टाइमली कर लिया। सर आप जो है आपकी इंडक्शन में हॉस्पिटल में थी तो आपका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा? मेयो हॉस्पिटल जब मैं गया तो उससे पहले मैं डिमॉन्ट में था। और डिमॉन्ट में मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस था वहाँ पे काम करने का। डिमॉन्ट में मैंने माइनर और सर्जरी सारी डिमॉन्ट से सीखी, वो वहाँ बहुत अच्छी होती थी, बहुत अच्छी थी। तो जब मैंने FCPS पास किया और मुझे मौका मिला मेयो में जाने का, तो मैंने जब मेयो में ज्वाइन किया, और वो इसलिए किया था कि बहुत सारे लोग थे इर्द गिर्द, चूँकि मैं इस फील्ड में आ चुका था तो हर कोई रिकमेंड करता था कि मेयो की सर्जरी, क्योंकि दो ही सेंटर्स थे, एक मेयो था एक डिमॉन्ट था उन ज़माने में, बाकी भी थे, मतलब FMH भी था, LMDC भी था, लेकिन ज़ाहिर है वो उस लेवल के नहीं थे। वहाँ पेशेंट फ्लो बर्डन इतना ज़्यादा नहीं होता था, एक्सपोजर कम था। तो जब मेयो गया तो वो एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस था। मुझे मेयो की बहुत सारी बातें याद हैं। मुझे याद है वो बहुत स्ट्रगलिंग फ़ेज़ थी जो ट्रेनिंग है। मैं कभी कभी रिकॉल करूं तो मैं ये सोचता हूँ कि शायद मैं अब इस स्टेज पे अगर मुझे ये ट्रेनिंग करनी पड़े, सारा कुछ करना पड़े, तो मैं नहीं कर सकता। क्योंकि मैं क्लिनिक ओरिएंटेड भी था, जनरल डेंटिस्ट्री भी शुरू से करता था, हाउस जॉब से पहले से मैं डेंटिस्ट्री कर रहा था। तो जब मैं मेयो में गया तो मेरे लिए बड़ा हेक्टिक हो जाता था। शाम में क्लिनिक, मॉर्निंग में मेयो, और मेयो में स्पेशली जब OT डेज़ होते थे तो उसमें OT एंट्रेंस का टाइम था और वो 8 बजे था, एग्ज़िट का कोई टाइम नहीं था। जब तक केस चल रहे हैं तो हम चल रहे हैं, और एट टाइम्स रात 11 भी बज जाते थे, 12 भी बज जाते थे, सिंस अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock आपने स्टार्ट किया हुआ, 8:05 पे हमें फ़ाइन हो जाता था। और वो लिमिटेड होता था 300 500, लेकिन जब 8:05 से ज़्यादा लेट हो गए तो फिर कुछ भी हो सकता था। आपकी 1 हफ़्ते की ड्यूटी लग गई, आप पूरे वार्ड को नाश्ता कराएंगे, आपको 10 दिन केस नहीं मिलेगा, कुछ भी हो सकता था, डिपेंड के सीनियर का मूड कैसा था। तो इस तरह काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस भी थे, मैंने बहुत कुछ सीखा मेयो से। जितना मेरा सर्जरी का एक्सपोजर है वो सारे का सारा मेयो का है। मेयो के लोग बहुत अच्छे थे, मेरी उनसे बहुत अच्छी अभी भी दोस्ती है, वो मेरे सीनियर्स भी हैं, मैं उनसे अभी भी गाइडलाइन लेता हूँ। मुझे कभी हेल्प चाहिए होती है तो मैं उन्हीं को कॉल करता हूँ। तो ओवरऑल मतलब मैं अगर लेट से अगर किसी कोई मेरे से आके पूछे तो मैं दोबारा उसी
इंस्टीट्यूट का ही रिकमेंड करूँ कि अगर आपको सर्जरी में ट्रेनिंग करनी है तो म्यो में जाएँ। सर कोई किसी का आपके करियर पे बहुत इन्फ्लुएंस रहा होगा, आपके कोई टीचर्स या पर्सन? हाँ, मैं जहाँ क्लिनिक करता था तो मेरे जो टीचर थे, जो मेरे सर थे, उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है मेरी ज़िंदगी में। मैं अभी भी बहुत सारी उनकी बातें कॉपी करता हूँ अपनी ज़िंदगी में। मैंने कहा ना, मैं बहुत ब्राइट तो नहीं था, मैं बहुत इंटेलिजेंट तो नहीं था, लेकिन मैं इंटेलिजेंट लोगों की कॉपी कर लेता था। तो वो जो मेरे सर थे, उनकी बहुत सारी बातें हैं, वो बहुत अच्छी बातें करते थे। वो अपने पेशेंट्स के साथ बहुत लॉयल थे, बहुत सिंसियर थे, ऑनेस्टी से काम करते थे। पेशेंट्स को जो बताया वही करना। अगर पेशेंट का ज़्यादा काम निकल आया तो उसके पैसे वापस कर देने, मतलब पैसे ज़्यादा बन रहे हैं और लेट से काम कम हुआ हुआ है, रिटर्न कर देने। छोटा मोटा काम निकल आया तो अपने पे आ रहा है, फ्री कर देना। तो मतलब मेरी प्रैक्टिस में मेरा, बल्कि मुझे एक और बात याद आई कि मेरा एक असिस्टेंट था, वो मुझे कहता था जब मैं उनके पास काम करता था और वो नहीं होते थे जिस दिनों में, और मैं काम कर रहा था ना, तो वो कहते थे कि यार हमें ये लगता है कि छोटे सर बोल रहे हैं। तो यानी एज इट इज़ उन्हीं की बातें, उन्हीं की तरह, तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो मेरी डेंटिस्ट्री जितनी भी है वो अच्छी है, बुरी है, रिफाइंड है, वो सब उन्हीं की वजह से। सर आपने एक बहुत सक्सेसफुल क्लिनिक बनाया है अपना, बहुत खूबसूरत भी है, तो आपको क्या कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े क्लिनिक बनाने के लिए? हाँ, जब मैं क्लिनिक बनाने का सोच रहा था तो हाउस जॉब के बाद ये डिसाइडेड था कि क्लिनिक होगा। मतलब मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, मेरी फैमिली में कोई डेंटल सर्जन नहीं था, बस बीडीएस तक सबको पता था, आगे एफसीपीएस होता है या और भी कोई पोस्ट ग्रेजुएशन है तो किसी को अंदाज़ा नहीं था। तो यही डिसाइडेड था, एफसीपीएस बीडीएस होगा तो क्लिनिक स्टार्ट हो जाएगा। तो जब क्लिनिक बनाने की बारी आई तो मुझे किसी ने कहा कि यार आपको एक्सपोजर नहीं है, आप कोई 2-4 अच्छी क्लिनिक्स पे काम कर लें। मैंने क्लिनिक ढूंढने शुरू किए, मैंने काम शुरू किया। तो जैसे मैंने अभी बताया कि सर को मैंने ज्वाइन कर लिया। तो जब क्लिनिक बनाने की बारी आई, उन दिनों मैं एफसीपीएस पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे रहा था, और अब ना मैं जिस लोकेशन पे जगह चाहता था तो मुझे वो जगह मिल गई, बाय चांस मिल गई। चलते फिरते मैं भी यानी बहुत प्रिपेयर्ड नहीं था, लेकिन एक नज़र रखता था, अच्छा चलो यहाँ करके मैं जगह लूँगा, यहाँ ऐसा क्लिनिक बनाऊँगा। तो जब मुझे जगह मिल गई तो मेरा 2 महीने के बाद एग्ज़ाम था, और एग्ज़ाम की बारी आई तो मतलब मैं कंफ्यूज था कि यार मैं एग्ज़ाम दूँ या मैं क्लिनिक बनाऊँ। पीक डेज़ हैं, तो मेरा ये पहला चैलेंज ये था डिसीजन लेना। तो मुझे याद है मेरी वाइफ साथ थी, तो हम दोनों ने जगह देखी। तो वो मुझे कहे तुम जैसी जगह चाहते थे, जितना एरिया चाहते थे, जो लोकेशन चाहते थे, तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, जितना तुम रेंट चाहते थे वो तुम्हें वो भी मिल रहा है, तो तुम क्यों नहीं लेते? तो मैं उसे कहूँ कि मेरा ऐसे एग्ज़ाम है, उसको ले कर रख दो, 2 माह पढ़ा रहे, बंद का किराया देते रहे। तो खैर एक वो चैलेंज था। जब मैंने क्लिनिक बनाना स्टार्ट किया तो मेरी बिल्कुल ओरिएंटेशन नहीं थी। तो फिर वही हुआ कि मैं उस जहाँ काम करता था, मुझे उसने पूछना स्लैब कितनी चौड़ी बनानी है, तो मैंने वहाँ जाके मेजर कर लेनी। ये यहाँ कैसे बनाना है तो मैंने वहाँ से देख लेना। तो एक ये चैलेंज था कि किस तरह बनाए। तीसरा, जब मैंने क्लिनिक बनाया तो मुझे बड़ी शिद्दत से ये एहसास हुआ कि क्लिनिक बनाने के लिए आपको काम आना, सिर्फ काम आना ज़रूरी नहीं है, आपको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना बहुत ज़रूरी है। मेरे से स्टाफ मैनेज नहीं होता था, आज ये छुट्टी कर गया, आज वो छुट्टी कर गया। मैंने 2-2 3-3 लोग एक्स्ट्रा रख लिए कि अच्छा चलो प्रॉब्लम ना आए, बट स्टिल वो प्रॉब्लम थी और अभी तक आती है, अभी तक आती है। अब मैं शिद्दत से सोचता हूँ कि मैं एक प्रैक्टिस मैनेजर रखूँ, जो मेरे ये छोटे छोटे जो काम हैं, जो ऑटो पे होने चाहिए, ये होते रहे। तो इस तरह के कुछ चैलेंजेस हैं जो मैंने फेस किए। सर आप जो है जो रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए आपकी कोई एडवाइस होगी एफसीपीएस के बारे में या पाकिस्तान से बाहर जाने? देखिए, आज से 2-2.5 साल पहले, 3 साल पहले तक तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में था कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करें, क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएशन जब करते हैं ना तो असल तो आपको तब समझ आता है। और ये ज़रूरी नहीं, लेट्स से अगर आप एक सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना, तो आपको दूसरा सब्जेक्ट सीखना भी आसान इसलिए हो जाता है कि आपका होराइज़न वाइड हो गया। आपको
चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ आना शुरू होती हैं। आप देखें ना, एक बच्चा BDS करके ग्रेजुएट होकर निकलता है और उसको कितना सही काम आता है, ठीक है। तो जैसे ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, आप डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में काम करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में ये होता है कि आपने ऑर्थोडोंटिक्स में भी काम करना है, आपने न्यूरो सर्जरी में भी काम करना है, तो आपको डिफरेंट लोगों का एक्सपोजर भी मिलता है, आपको डिफरेंट स्पेशलिटीज़ का पता चलता है, आपकी लोगों के साथ PR भी बनती है। तो ये ना मैं हर दफ़ा रिकमेंड करता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि पिछले 2-2.5 साल में इन्फ्लेशन भी इतनी ज़्यादा है, सेचुरेशन इतनी ज़्यादा है कि अब ना मुश्किल होता जा रहा है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आपके फ़र्स्ट बैचेस में से हैं, उन्होंने FCPS पार्ट 1 पास किया हुआ है, किसी का एक्सपायर हो गया, किसी का उससे पहले पास किया था, एक्सपायर हो गया, होने वाला है कईयों का, और ट्रेनिंग नहीं मिली। तो ये थोड़े से प्रॉब्लम्स जब मैं देखता हूँ ना, फिर मुझे लगता है कि नहीं, अब ना वर्थ इट नहीं है। दूसरा ये कि बहुत सारे कॉलेजेस कोई स्टाइपेंड देता नहीं है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपसे उल्टा फ़ीस लेते हैं कि अच्छा आप हमारे पास MDS करें और आप ट्रेनिंग के हमें पैसे दें। तो इस स्टेज पे जब आप 23-24 साल के हो गए, अब आपके आगे शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, और आप स्टिल इंडिपेंडेंट नहीं, तो अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि नहीं, कंसिडरिंग करंट सिनेरियो, अब आपको ना पोस्ट ग्रेजुएशन की बजाय जो रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं उनको तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग क्लिनिक्स बनाएं, क्लिनिक्स पे अच्छा इन्वेस्ट करें। अच्छा, 2 ही तरीके हैं, आपके पास बहुत अच्छे फाइनेंसेस हैं, आप एक बहुत अच्छा क्लिनिक बनाएं और उसमें हर चीज़ स्टेट ऑफ द आर्ट हो, आपको बेसिक काम आता हो। बेसिक काम सीखने के लिए आप हाउस जॉब के बाद या ड्यूरिंग इवन हाउस जॉब कुछ साल 2 साल किसी अच्छे क्लिनिक पे, किसी अच्छे डॉक्टर के पास ज़रूर लगाएं, ताकि आपके पास पेशेंट जब आप स्टार्ट करें तो कोई पेशेंट ख़राब होके ना जाए, वो आपके पूल में ऐड हो। आज भी ऐसा है कि मैंने जो 10 साल पहले पेशेंट किया होता था, आज आ जाता है जी 10 साल पहले आपसे कोई काम कराया था और लेट से अब मुझे वो दोबारा कराना पड़ गया। तो स्टिल यानी इसी तरह आपको ये चीज़ें पे बैक करती हैं। लेकिन एक पेशेंट जो आपसे ख़राब होगा ना, 10 साल बाद आपको काम बहुत अच्छा भी आ गया, लेकिन वो आपके पास नहीं आएगा। तो ये सर, आप अपनी वर्क और पर्सनल लाइफ किस तरह बैलेंस करते हैं? ये बड़ा मुश्किल सवाल है और ये बहुत अनबैलेंस क्वेश्चन है मेरे लिए, क्योंकि पिछले मुझे लगता है कि स्पेशली 2-3 सालों से जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस ग्रो करती जाती है, कॉलेज भी है, कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कॉलेज की टाइमिंग आपको पता है आजकल बढ़ गई हुई है, तो आजकल तो हार्डली मैनेजेबल है अपने लिए टाइम निकालना और फैमिली के लिए टाइम निकालना और काम के लिए टाइम निकालना। तो बाज़ दफ़ा अनबैलेंस होता है। मेरे बच्चों की बर्थडेज़ वीकडेज़ में आती हैं तो हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते, हम कभी डिनर पे नहीं जा पाते, मुझे कोई शादी पे इनवाइट करता है तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है जाना। मैं उसका इनविटेशन एक्सेप्ट भी करना चाहता हूँ लेकिन मैं जा भी नहीं पाता। तो बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं जो हम पूरी नहीं कर पाते इस अनबैलेंस की वजह से। तो थोड़ा सा मुश्किल है इस सवाल का सही जवाब देना मेरे लिए। लेकिन एक इसके लिए जो मैं ये काम करता हूँ ना, वो ये करता हूँ कि मैं फ्रीक्वेंट ऑफ ले लेता हूँ, यानी फ्रीक्वेंट ट्रिप्स ले लेता हूँ विद फैमिली, दोस्तों के साथ भी, अकेले भी कभी। तो उस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, जिस दिन छुट्टी है उस दिन काम नहीं करते। दूसरा ये कि लेट्स से लॉन्ग वीकेंड आ गया तो ये डिसाइडेड है कि हम लाहौर में नहीं हैं, हम कहीं ना कहीं गए हुए हैं, और अगर 10 छुट्टियाँ इकट्ठी आ गई हैं तो ये डिसाइडेड है कि हम कहीं मुल्क से बाहर प्लान कर रहे हैं। तो इस तरह थोड़ा सा प्लान करता हूँ। जब जाता हूँ तो फिर सारे फ़ोन हर चीज़ बंद कर देता हूँ कि भाई अब मैं चला गया हूँ। अभी जैसे हज पे गया था तो मुझे बड़े लोगों ने कहा कि यार आप 15 दिन ठीक है, 12 दिन ठीक है, इतनी देर पीछे क्या होगा। तो हम कश्तियाँ चला के गए हुए थे और ऑलमोस्ट कोई 1.5-2 माह इसी तरह चलते रहे। तो वो भी ऐसी था, फ़ोन भी बंद था, हर चीज़ बंद थी, बिल्कुल डिस्कनेक्टेड थे। तो इस तरह थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ज़ाहिर है अपने लिए टाइम निकालना, अगर मैं सोचूं मैं जिम चला जाऊं, अगर मैं सोचूं मैं मॉर्निंग वॉक के लिए चला जाऊं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। यानी डेली बेसिस पे टाइम निकालना मुश्किल होता है। तो इस तरह कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। सर, आपको ट्रैवल करने का बहुत शौक है, आप कहाँ कहाँ ट्रैवल किया हुआ, आपने कोई ट्रैवल स्टोरीज? ट्रैवल करने का मुझे शौक़ तो बहुत ज़्यादा है और ट्रैवलिंग मैंने 2-3 साल से ही शुरू की है ज़्यादा। इससे पहले तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं है मेरी। तो इससे पहले पाकिस्तान में ट्रैवल करते थे। तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट सारा देखा हुआ है, हर शहर देखा हुआ है, नॉर्दर्न एरियाज़ में हर स्पॉट देखा हुआ है ऑलमोस्ट।
और इसके अलावा ये कि बाहर जब जाना शुरू किया तो 3 साल 4 साल से ऑलमोस्ट किया, तो वो हम हर 6 महीने बाद या साल बाद, साल में एक दफ़ा एटलीस्ट कहीं ना कहीं ज़रूर चले जाते हैं। अभी मैं उन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहा हूँ जिनका वीज़ा आसान है, जो हमें आसानी से वीज़ा दे देते हैं। आपको पता है हमारा पासपोर्ट वीक है इतना कि आप किसी भी जगह देते हैं तो वो आपको रिफ्यूज़ल के चांसेस वैसे ही बढ़ जाते हैं जब ग्रीन पासपोर्ट होता है। अनफॉर्चुनेट है थोड़ा सा, तो इसलिए जो इजी एसेसिबल है उन कंट्रीज़ में मैंने ट्रैवल किया हुआ है। सर आपके जो अदर हाफ है उनका बहुत इन्फ्लुएंस है आपकी लाइफ पे। ये आपको किसने कहा है? हाँ, उनके बारे में बहुत बात भी करते रहते हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो बेटर हाफ का क्वेश्चन है ना, इसमें ये है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ? रिपीट करते हैं सच सोच। सर आपके जो बेटर हाफ है उनके बारे में आप बहुत बात करते रहते हैं, आप किस तरह उनसे मिले और फिर किस तरह आपने उनको प्रपोज किया, किस तरह आपकी स्टोरी आगे बढ़ी? मैं जब डिमांड गया तो उस वक्त ये था कि मुझे ना, मैं क्लिनिक पे जहाँ काम करता था तो वहाँ मेरे साथ एक मेरे कॉलीग थे जो वो भी सर्जरी के थे, और वो उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था क्लिनिक पे। तो कोई भी सर्जरी आती थी तो वो उनको याद किया जाता था, उनको दी जाती थी। तो मैं जब सर्जरी में गया ना, तो मुझे सबसे पहले जो मेरा टारगेट था ना वो ये था कि मैंने टूथ इन्फेक्शन निकालनी सीखनी है। तो मुझे बहुत क्रेज़ था, और अब ना इन्फेक्शन निकालने के लिए एक पेशेंट ऑब्ज़र्व किया, दूसरा ऑब्ज़र्व किया। अब मुझे 2-4 दिन 5 दिन हुए अभी गए हुए, और फिर ये हुआ कि 8-10 दिन गुजरे, कोई 8-10 पेशेंट्स मैंने शायद देखे होंगे। तो एक दिन मैंने उस अपने दोस्त से कहा कि आप मुझे एक इम्पैक्शन हेल्प करेंगे, उन्हें सिखाएंगे? उनको हाँ बैठ जाओ, पेशेंट लेके बैठ जाओ, हम तुम्हें सिखा देंगे। जैसे हम कहते हैं कि आप पेशेंट लेके बैठ जाए। तो करने लगे तो एक और सीनियर आ गया, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो बहुत न्यू है, तो ये भी नहीं कर सकता, ये अभी कोई 50 इम्पैक्शंस को ऑब्ज़र्व करेगा तो फिर हम इसको अलाउ करेंगे। खैर फिर नहीं हो सका। तो बहुत दफ़ा मौका भी मिलना, लेकिन आती भी नहीं थी, कभी की भी नहीं थी इंडिपेंडेंट। तो फिर ये हुआ कि एक दिन ना एक मेरी इसी तरह सीनियर थी, तो उससे मैंने बात की। मैंने उसे कहा कि इस तरह मैं, बल्कि उससे पहले एक नाइट ड्यूटीज़ लगती थी, तो मैं अभी 4था-5वां दिन था और मैं नाइट ड्यूटी है और मुझे कुछ आता ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं कि क्या बनाना है, क्या पेशेंट का सामान मंगवाना है। तो वो वहाँ एक कलीग थी, सीनियर थी, तो उसने मुझे देखा, तो मैंने उसे कहा मेरी हेल्प करो, मुझे बताओ कि क्या क्या मंगवाना होता है। तो उसने खैर मुझे गाइड किया, सारा हो गया। तो जब इम्पैक्शन का टाइम आया ना, तो मैंने फिर उसी को अप्रोच किया। मैंने कहा यार मुझे बताएं कि अगर मैं एक पेशेंट पकड़ूँ तो आप मुझे इम्पैक्शन करवा देंगे? उनको हाँ करवा दूँगी, इसको क्या। वीकेंड था, सैटरडे को डिमांड में 2 बजे टाइम था, 1-1:30 बजे सारे चले जाते थे, सब चले गए। 1 बजे का टाइम था, तो एक पेशेंट आ गया इम्पैक्शन का। उसने कहा जी इम्पैक्ट, मैंने एडवाइस किया इम्पैक्शन निकलवाओ। 50 रुपीज़ वहाँ फ़ीस थी। तो वो कहे जी मेरे पास तो 50 भी नहीं, हमारे पास पैसे ही नहीं। तो मैंने कहा तुम्हारे पैसे मैं देता हूँ, तुम बैठो। पहले अपने सीनियर से पूछा इम्पैक्शन करा दो कि? उसने कहा हाँ करा दो। तो उसकी मैंने फ़ीस पे की। फिर जो असिस्टेंट था वो इंस्ट्रूमेंट नहीं दे रहा था। वो कहे जी मैंने शादरा जाना होता है, मेरी बस निकल जाएगी, फिर मुझे फ़लाँ रिक्शा लेना पड़ता है, मेरा इतना किराया लग जाता है। मैंने कहा कितना किराया? उनका 400 रुपया लगता है। मैंने कहा तुम्हें 400 भी मैं दे देता हूँ। तो मुझे इम्पैक्शन करने था, पेशेंट भी था, कराने वाला भी था। तो खैर उसको भी पैसे दे दिए कि तुम किराया दे के चले जाना, और इम्पैक्शन स्टार्ट होगी। वो इम्पैक्शन हुई, तो वो वहाँ से फिर मेरा शुरुआत था। वो जो सीनियर थी जिसने इम्पैक्शन करवाई, वो आज मेरी बीवी है। उसने भी बल्कि कहा, उसने कहा इम्पैक्शन करा दूँगी, खाना खिलाओगे? मैंने कहा हाँ खिला दूँगी। फिर खाना खिलाया, तो फिर वो हम यहाँ तक आ गए। तो यहाँ से शुरुआत हुई। बाकी ये कि मुझे लगता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक पार्टनर जो है ना, उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। मेरी ज़िंदगी में भी है। और इन्फ्लुएंस तभी होता है अगर आपकी कंपैटिबिलिटी है। अगर आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, अब मेरी बहुत ज़्यादा कोई दोस्तियाँ नहीं है, मतलब मैंने अगर कहीं जाना है तो मैं उन्हीं के साथ जाता हूँ, और हम इकट्ठे टाइम स्पेंड करना हमें ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर कि मैं अपने दोस्तों के पास हूँ, वो अपने दोस्तों के पास हूँ।
तो इसको आप जो भी कह लें, इन्फ्लुएंस तो नहीं है, मतलब दोस्त अपनी जगह पे हैं, उनका टाइम अपनी जगह पे है, फैमिली का टाइम अपनी जगह पे। अब तो अल्लाह ताला ने हमें, हमारे बच्चे हैं तो ज़ाहिर है हमारा एक बॉन्ड है, तो यही है। सर बात बहुत अधूरी रह जाएगी अगर हम डॉक्टर अली के बारे में बात ना करें। सर के साथ आपकी रिलेशनशिप के बारे में बताएं। सर जो है वो बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। सर से भी फ़र्स्ट इंटरेक्शन तभी हुआ था जब डिमांड में थे, और मेरी जो वाइफ हैं वो सर की क्लास फेलो हैं, तो वहाँ से भी एक दूसरे को वो लोग भी जानते थे। तो फिर मैं जब साथ था तो मेरा भी इंट्रोडक्शन उनके साथ हुआ, और उनके साथ सिलसिला शुरू हुआ। और सर के लिए मेरे पास बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, सर की गैर मौजूदगी में भी, सर की मौजूदगी में भी मैं उनसे बहुत सीखता हूँ। बल्कि मुझे याद आया कि मैंने आपको बताया ना कि जो मेरा बचपन में इंस्पिरेशन थी, तो मैं उनसे कहता था कि यार मैंने स्पेशलाइजेशन करनी है तो मैं सर्जरी में करूं या मैं ऑर्थो में करूं, क्योंकि मुझे दो ही मैंने शॉर्टलिस्ट किए हुए थे। प्रोस्तो और ऑपरेटिव मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं था। सर्जरी फैसिनेट करती थी कि अच्छा ब्लड है और आप स्टिच लगा रहे हैं, इंसिजन दे रहे हैं, मुझे लगता हर एक को करती होगी। और ऑर्थो ये था कि ऑर्थो मुझे ये लगता था कि ये जनरल डेंटिस्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए मुझे उसमें भी थोड़ा सा इंटरेस्ट होता था। लेकिन ये भी था कि एक पेशेंट पकड़ा तो 2-2.5 साल आप एक ही पेशेंट करते रहे। तो वो जो मेरे थे ना सीनियर थे, उन्होंने कहा यार तुम स्पेशलाइजेशन सर्जरी में कर लो और ऑर्थो वालों के पास आना जाना शुरू कर दो, तो तुम आने जाने से बहुत सारी चीज़ें सीख लोगे। तो ये रीज़न भी थी कि मैं सर से बहुत ज़्यादा मिलता था, स्पेशली जब यहाँ कॉलेज में आए। तो आपको पता है मेरा अगर मैं अपने डिपार्टमेंट में नहीं हूँ तो मैं ऑर्थो में हूँ, तो इस तरह है। बाकी ये कि वो मतलब ही इज़ वेरी नियर एंड डियर टू मी। हम लोग बहुत सारी चीज़ों में अपने प्रॉब्लम्स भी एक दूसरे के साथ यानी हम एक दूसरे के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर कभी मैं मुश्किल में हूँ तो वो हेल्प कर देते हैं, अगर वो मुश्किल में है तो मैं हेल्प कर देता हूँ। तो इस तरह का बॉन्ड भी है हमारा। तो यही है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा है कि मैं उनकी सर्जरीज़ कर देता हूँ, वो मेरी ऑर्थो कर देते हैं। उनके पेशेंट्स मेरे क्लिनिक पे आके काम करा लेते हैं, उन्हीं के पेशेंट हैं, सब कुछ उन्हीं का है, लेकिन हम एक दूसरे को इस तरह भी करते हैं। तो हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड है। बल्कि पिछले दिनों तो मैं सर से ये कहता था कि हम क्लिनिक मिल के बना लेते हैं कि ऑर्थोडोंटिक्स को आप डील करेंगे, बाकी स्पेशलिटीज़ को मैं डील करूँगा। तो खैर उनका भी चूँकि आपको पता है क्लिनिक माशाल्लाह अच्छा है, इस्टेब्लिश्ड है, अच्छे नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं, तो शायद इसलिए हम नहीं कर सके इकट्ठे। सर आपके बच्चे बहुत प्यारे प्यारे इधर भी आते रहते हैं, तो आप किस तरह के पेरेंट हैं? आप उनके लिए क्या क्या करते हैं या आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? किस तरह से उनके लिए टाइम मैनेज करते हैं? टाइम पे तो मैंने आपको पहले भी बताया, बल्कि परसों रात को मेरी बेटी के मुझे मैसेजेस आए हुए कि आप बिल्कुल अच्छे बाबा नहीं हैं, आप हमारे लिए बिल्कुल टाइम स्पेयर नहीं करते। मेरी बेटी की बर्थडे थी और मुझे याद भूल गए। रात तक याद था, अगले दिन सुबह मेरे जहन से निकल गया। और दोपहर में जब मैं जाता हूँ तो वो इतना कम टाइम स्लॉट होता है, मतलब 30 मिनट्स 40 मिनट्स होते हैं टोटल। तो उसमें आपने बच्चों से भी मिलना है, खाना भी खाना है, ब्रेक भी लेनी है और फिर निकल पड़ना है। तो बहुत, और उस टाइम पर उनके कारी साहब भी आ जाते हैं, तो वो फिर बोलते हैं कि जी वही टाइम आपसे मिलने का, उसी में आ जाते हैं। तो मुश्किल होता है, लेकिन ये कि मैं कोशिश यही करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है अगर वो मुझे कोई फरमाइश करते हैं, अच्छा बाबा हमारे लिए ये लेके आइएगा, तो मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूँ मैं वो चीज़ ढूंढूँ भी, और मैं अगर आज का है तो मैं आज लेके भी जाऊँ। और दूसरा मैंने कहा ना कि टाइम के लिए फिर मैं अपनी रोज़ ऑफ तो नहीं कर पाता ज़ाहिर है, लेकिन मैं जब लेट से मेरा अगर 1 महीना बहुत हेक्टिक गुजरा तो अगले महीने मैंने 2-4 दिन का ऑफ ले लिया, उनको साथ ले लिया, उनके स्कूल के अकॉर्डिंग जब उनको छुट्टियाँ आई तो उसके साथ हमने प्लान कर लिया। सर आप आपकी हॉबीज, आप मूवीज वगैरह देखते हैं? आपकी फेवरेट मूवी, फेवरेट सॉन्ग? बहुत ज़्यादा मूवीज़ तो मैं नहीं देखता, और कभी कभार अगर मैं देखूं तो मूवीज़ का प्रॉब्लम ये है कि मैं एक गो में देख नहीं सकता पूरी मूवी। और कभी अगर मैं देखता हूँ ना तो वो ये होता है कि आज शुरू की और 20 मिनट देखी, 15 मिनट देखी, नींद आ गई, सो गया। अगले दिन जब शुरू की तो पहली वाली भूल चुकी होती है, फिर मैं उसको रिवाइंड करता हूँ, फिर दोबारा से शुरू से देखता हूँ। तो मुझे एक मूवी देखने में 3-4 महीने तो लग जाते हैं। बहुत कम होता है कि मैं एक ही गो में पूरी मूवी देख सकूँ, और अगर मैं देख भी लूँ तो मैं हफ्ते 10 दिन बाद वो दोबारा देख सकता हूँ, मुझे वो याद नहीं रहती। ग्रॉसली याद होता है कि अच्छा कुछ ऐसा था, लेकिन जैसे उसके कोई डायलॉग, उसकी कोई वो, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं रहते।
सर अपना फेवरेट सॉन्ग तो बता दें, कोई एक सॉन्ग जो आपको सबसे अच्छा लगता बहुत सारे हैं, सॉन्ग्स तो बहुत सारे हैं। वैसे हज के बाद तो मैं गाने नहीं सुनता, हज के बाद से मैंने बिल्कुल बंद कर दिए हैं। इसके अलावा उर्दू बताऊँ, इंग्लिश बताऊँ? है सर जो उर्दू में मुझे एक गाना है सोनू निगम का, वो बहुत पसंद है। वो है अभी मुझ में कहीं बाकी है थोड़ी सी ज़िंदगी। और इंग्लिश में मुझे फेडेड पसंद है। बहुत सारे पसंद हैं, लेकिन चलें आपने एक एग्जांपल कहा तो मैंने बता दी। अच्छा सर, आपके लिए जो है एक अच्छे स्टूडेंट में क्या क्वालिटीज चाहिए, आप अपने स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं एग्जैक्टली उनसे उतना ही एक्सपेक्ट करता हूँ जैसा मैं खुद था। मुझे मतलब मैं कभी नहीं कहता कि आप रात दिन पढ़ते रहें, मैं कभी ये नहीं कहता कि आप सारा दिन फिरते रहें। मुझे ये मेरा सिर्फ ये कंसर्न होता है, अच्छा आपका जो आज का टास्क है वो पूरा कर लें, ठीक है, और आप हर चीज़ को बैलेंस में रखें। अगर आप ऑन जॉब हैं, आप क्लिनिक में हैं, तो आप ज़रूर काम करें। क्लिनिक पे भी आके आप अगर बैठे रहें, मूवी देख ले रहे तो नहीं। लेकिन अच्छा स्टूडेंट, देखिए हर टीचर के लिए अच्छा स्टूडेंट वो होता है कि टीचर उसको जो काम दे वो करके आए, ठीक है। तो मेरी नज़र में अच्छा स्टूडेंट यही है कि आप, अब हमारा जो कॉलेज है इसमें तो इतना मतलब ऑर्गेनाइज्ड है सारा कुछ, इतना स्ट्रीमलाइंड है, जिसमें मंथली टेस्ट हैं। अगर आप वो सारे टेस्ट भी पढ़ के देते रहे ना तो आप कभी फेल नहीं हो सकते। तो इसलिए आप थोड़ा सा बैलेंस में रखें। और दूसरी बात ये कि जो हैंड्स ऑन है ना उसको मिस ना करें। अब हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्लिनिक्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम पास करना है ना, वो एग्ज़ाम की दौड़ में। और एग्ज़ाम की दौड़ में क्या है कि आप पढ़ लें पढ़ लें पढ़ लें और आप एट द एंड ऑफ डे अच्छे ग्रेड्स ले लें, पर आपको करना नहीं आता। और एक और मैं आपको बात बताऊँ, बहुत बहुत दफ़ा आप नोट करेंगे कि जो टॉपर होगा उसका क्लिनिकल हैंड अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसने सिर्फ पढ़ा होगा। लेट्स से आपको पता है कि टूथ एक्सट्रैक्शन ऐसे करते हैं, ये एलिवेटर है, ये फोर्सेप है, ये प्लंजर है, स्टिल आप नहीं कर सकते जब तक आप करेंगे नहीं, जब तक आप हैंड्स ऑन नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको हैंड्स ऑन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और उसके साथ साथ आप इतना ज़रूर पढ़ें कि आप पहली गो में निकलते जाएं। सर और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एएमसी? बहुत अच्छा इसलिए कि ये मेरी पहली जॉब है, शायद आखिरी भी यही होगी। मतलब अगर मैं यहाँ से गया तो मैं कहीं भी नहीं करूँगा शायद। अच्छा इसलिए रहा कि मैंने यहाँ पे एज अ टीम काम करना सीखा। मतलब मेरी नेचर ऐसी थी कि अगर मुझे कोई बंदा बहुत पसंद है तो मैं उसके लिए हर लेवल तक जा सकता हूँ, और अगर मुझे पसंद नहीं है तो मैं उसका थोड़ा सा भी काम नहीं करूँगा, और मैं उसको फील कराऊँगा कि भाई तुम मुझे पसंद नहीं है। मैं ऐसा था। और मैंने जब एएमडीसी में आया तो मैंने ये देखा कि आपको लोगों के साथ कैसे चलना है। एट टाइम्स आपके इर्द गिर्द कोई बंदा आपको पसंद नहीं है, स्टिल आपको उसके साथ ही चलना है, तो वो कैसे मैनेज करना है वो मुझे यहाँ रह के आया। इसके अलावा ये कि बहुत सारी मेमोरीज़ हैं मेरी एएमडीसी के साथ। हर साल नए बच्चे आते हैं, कोई बच्चे आप जैसे बहुत अच्छे होते हैं, कोई बच्चे हैं जो अच्छे नहीं भी होते। तो हर साल नए लोग, नए देखें जो ट्रैवलिंग है ना, मुझे ट्रैवलिंग इसीलिए पसंद है कि आप ना हर तरह के लोगों से मिलते हैं, हर तरह की नेशनैलिटी से मिलते हैं। तो ये जो कॉलेज है ना ये भी आपको इसी तरह देता है कि आप हर दफ़ा हमारे पास 50 बच्चे नए आते हैं, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, वो डिफरेंट नेचर के हैं, तो उसमें हमारी भी लर्निंग है, उनको कैसे टैकल करना है। एट टाइम्स आप खुद आपको भी समझ नहीं आ रहा होता कैसे करें, तो ये कॉलेज है जो आपको सिखाता है कि टीम वर्क कैसे करें। सर थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। इंशाल्लाह आप दोबारा पॉडकास्ट भी करेंगे आपके साथ। ठीक है।